मेरा नाम है अनु और आज मैं आप सभी को फिजिक्स क्लास 12th के बुक 1 चैप्टर 1 का एक टॉपिक कूलम्स लॉ के बारे में बताऊंगी। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन के बारे में बताता है कि कैसे दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, उनके बीच का क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला, क्या कंसेप्ट है। सो बेसिकली कूलम्स लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच के, दो पॉइंट चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन के बारे में। पॉइंट चार्जेस के बारे में तो ज़्यादातर को पता ही होगा, और जिनको नहीं भी पता है, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास दो चार्ज स्फीयर्स या बॉल्स हैं। उनको जितना पास तुम एकदम पास पास तुमने उन्हें रखा है, और उन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। वो एक अलग कंसेप्ट है, वो इसके कुछ बेसिक्स हैं, तुमने पहले कर लिए होंगे अगर कूलम्स लॉ कर रहे हो तो। सो बेसिकली दो चार्ज स्फीयर्स जो कि उन दोनों की रेडियस के मुकाबले काफ़ी पास के डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब उनकी रेडियस उनके बीच के डिस्टेंस के मुकाबले बड़ी है, तो वो कोई पॉइंट चार्जेस नहीं कहलाएंगे और कूलम्स लॉ उन दोनों पर वैलिड भी नहीं होगा। सो बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस जो रखे हैं बहुत ही दूरी पर, लाइक उनकी रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर रखे हैं रेडियस के मुकाबले, वो दो चार्जेस कहलाएंगे पॉइंट चार्जेस। और कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, यानी कि जो दूर रखे हों। और हाँ, कूलम्स लॉ तो दो स्टैटिक चार्ज के ऊपर ही लगता है, वो किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर नहीं लगता। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज रेस्ट पर है और दूसरा मूव कर रहा है, ये हो सकता है, उस पर वो कूलम्स लॉ लागू होगा। सो बेसिकली अब उनके बीच के इंटरैक्शन कैसे होंगे, उनके बीच में फोर्स कैसी लगेगी, उनके रेडियस, और वो किस चीज़ पर फर्क पड़ेगा, लाइक फोर्स किसी चीज़ से अफेक्ट होएगी। सो लेट्स जस्ट, ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल किस एंगल पर करेंगे, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को भगा देंगे? नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे के जो सेंटर से गुजरने वाली जो कॉमन एक्सिस है, ये दोनों के ही सेंटर को जो जोड़ने वाला सिंगल पाथ है, उसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो यानी कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स उन दोनों ही चार्जेस के सेंटर लाइन पर लगती है। तो यानी कि फोर्स acts along the line passing through the center of the charges. ये याद रखना है कि दोनों ही फोर्स एक दूसरे के सेंटर, मतलब सेंटर से गुजरने वाली लाइन पर ही लगेंगी, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में नहीं लगेंगी। तो अगर इस केस में देखें, मान लो इस पर ये जो एक्ट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में, तो अब रिपल्सिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या सेम सेम चार्ज के केस में रिपल्सिव फोर्स होती है। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो ये लगा रहा होगा वो दूर लगा रहा होगा दूसरी तरफ को, तो सेंटर से जो लाइन जा रही होगी ये इस तरफ को ठीक हो जाएगा, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, जो कि पैरेलल द एक्सिस है, और वहीं इसकी ठीक इसके अपोजिट। बस उसके बाद अब इन दोनों की फोर्स और किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। एक तो हो गया कि ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये भी चीज़ अफेक्ट करेगी उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को। तो पहली चीज़, जितना वो पास होंगे, ऐसा नहीं कि इतना पास आ गया कि रेडियस से भी छोटा डिस्टेंस हो गया, वो तो फिर वैलिड ही नहीं होगा ना। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दोनों पॉइंट चार्ज ही कंसिडर हो रहे हैं, और वो जितना पास आते जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा, उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी।
अब मान लो तुम्हारी क्लास में किसी से लड़ाई होती है और तुम दोनों जितना आस-पास रहोगे उतनी ज़्यादा तो तुम्हारी उसके साथ लड़ाई होएगी ना। यानी कि जितना ज़्यादा दोनों के बीच का मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होएगा, उतनी ही ज़्यादा दोनों के बीच की जो फ़ोर्स है वो बढ़ेगी। और ये बस इतनी नहीं है, वो उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। यानी कि जो फ़ोर्स है वो मान लो ये डिस्टेंस r है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ना इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी है, तो ये याद रख लेना, आ जाता है कभी भी। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहली इक्वेशन अगर हम इसको मान लें, ठीक है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पहला पॉइंट। दूसरा, फोर्स किस किस चीज़ पर अफेक्ट कर सकती है, पहले तो डिस्टेंस हो गया, दूसरी और है क्या, चार्ज ही है। तो यानी कि चार्ज जितने छोटे होंगे फोर्स उतनी कम होगी, चार्ज जितने ज़्यादा होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। अब चार्ज छोटा सा है, वो फोर्स ज़्यादा लगा भी कैसे देगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ही चार्ज के, फोर्स दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों चार्ज आपस में मल्टीप्लाई होंगे। Q1 Q2, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन तो बनेगी, लेकिन वो स्टिल प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन उसमें रहेगा, वो इक्वल नहीं रहेगी। तो उसके लिए भी फिर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो पहले तो हमारे पास ये है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट जो यहाँ पर यूज होता है वो है k। ये फोर्स कांस्टेंट है और इस k की भी वैल्यू होती है। बेसिकली यहाँ पर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तो पूरा हो गया है, लेकिन आगे के जो k है इसकी भी आगे वैल्यू है और इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। सो वो रहेगा, देखो सबसे पहले तो k की वैल्यू तो वो होती है 9 इंटू 10⁻9। k की यूनिट क्या होंगी, देखो k इधर आ जाएगा, देखो फोर्स और रेडियस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फोर्स का यूनिट होती है न्यूटन, रेडियस की होती है मीटर और वो स्क्वायर में है तो न्यूटन मीटर, और ये दोनों हो जाएंगे कूलम के, कूलम स्क्वायर हो जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अभी इस k की जो मैंने फॉर्मूला बताया था, बोला था, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है, 1 ठीक है, 4 ठीक है, पाई ठीक है। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नया टर्म है। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है और वैल्यू तो यूनिट भी होगी। तो फिलहाल के लिए ये परमिटिविटी है, जरूरत नहीं है बार बार चीजें लिखने की। इस स्पेसिफिकली इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जब इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर है और के एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यूनिट भी उल्टा हो जाएंगे, बस सिंपल। तो इसकी यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, बस। सो बेसिकली ये मैंने बता दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हाँ, ये वैल्यू फ्री स्पेस वैक्यूम वगैरह की है, कभी कभार इसको एयर के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अलग होती है इसकी वैल्यू। और फोर्स या के डिपेंडिंग फैक्टर्स, ये दोनों के दोनों ना इनके सराउंडिंग उस पर भी डिपेंड करते हैं, नेचर पे, लाइक सराउंडिंग पे, क्या करिए कौन से मीडियम में है, किसी भी मीडियम में होंगे उस सभी के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। ये फिलहाल के लिए वैल्यू सिर्फ फ्री स्पेस वगैरह वैक्यूम के लिए एयर में यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी अलग वैल्यू है उसके लिए। सो बेसिकली मोटा मोटी तो इतना ही कंसेप्ट है जो कि तुम्हें पेपर के लिए लगेगा। हाँ, अगर एकदम डीप अगर तुम्हें करना हो तो इसके आगे तुम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कर सकते हो, मैं अभी बताऊंगी, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन हाँ, अगर तुमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ करना बैठे हो तुम लोग और तुमने 11th का कंसेप्ट वेक्टर वगैरह नहीं करा है तो उसको पहले करके आना, ठीक है। अभी आगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो बेसिकली मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो फोर्स है वो रेडियस के यानी कि दोनों ही चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बेसिकली अगर हम फोर्स और रेडियस यानी कि सेपरेशन के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा कि
फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी उसके स्क्वायर के। तो अगर हम फोर्स और रेडियस यानी कि सेपरेशन के बीच का ग्राफ बनाएंगे, ये फोर्स है तो पहली बात तो वो इन्वर्सली है तो वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से स्क्वायर के इन्वर्सली है तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये चीज़ ना तुम्हें याद रखनी है, जैसे कि कुछ ग्राफ्स होते हैं जिसमें स्क्वायर मतलब रेडियस के स्क्वायर की जगह पर क्यूब का भी यूज़ होता है। तुम्हें बस इस ग्राफ को याद रखना होगा और याद रखना होगा कि वो कौन सा शेप है उसका। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।